तो फ्रेंड्स, आज हम इसरो LPSC फीडर का एग्ज़ाम पेपर को आगे सॉल्व करते हैं, जो हमारा 23/2/2020 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन पेपर का ए सेट है। ओके, और हमारा ये फीडर का एग्ज़ाम पेपर है। ठीक है, ये हमारा एग्ज़ाम 23/2/2020 को हुआ था। इसमें टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 75 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और जो भी डाउट रहे तो उसे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो उसको हम सॉल्यूशन करके भेज दिया करेंगे। ओके, तो हम 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें बताना है एक परस्पर 41 नंबर का क्वेश्चन है। एक परस्पर परिवर्तनीय असेंबली में एक 40 प्लस .040 और प्लस .060 आकार और शाफ्ट का आकार हमें इतना दिया है। आपको इसमें बताना है कि इसमें न्यूनतम इंटरफेरेंस क्या होगी। ठीक है, तो न्यूनतम इंटरफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, न्यूनतम इंटरफेरेंस बराबर होता क्या है। ठीक है, न्यूनतम इंटरफेरेंस बराबर होता है होल का मैक्सिमम साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज। ओके, ये हम फार्मूला को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब हम इसको लगाएंगे तो हमारा होल का मिनिमम साइज कितना है, होल का मिनिमम साइज कितना है 0.040 और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज कितना है 0.030। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 0.10 यानी 10 माइक्रोन। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घटक के आयाम के मापन के आकार को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल साइज कहते हैं, अनुमत आकार कहते हैं, एक्चुअल साइज कहते हैं या बेसिक साइज कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल साइज कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टॉलरेंस का क्या काम है। ठीक है, तो टॉलरेंस कच्चे माल के उपयोग को कम से कम करने के लिए। ठीक है, सेकंड है समय को घटाने के लिए। थर्ड है भाग के भार को घटाने के लिए। और फोर्थ है क्योंकि भाग के बिल्कुल उसी आकार की ज्यामिति में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो टॉलरेंस का क्या काम है, हमारा जो भी हम पार्ट को हम तैयार करते हैं, पार्ट को हम सेम उसी साइज में नहीं तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम टॉलरेंस का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, द्विपक्षीय टॉलरेंस का उदाहरण होता है। तो इसमें हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो ये कौन सा है, एक पक्षीय टॉलरेंस है यानी यूनिलेटरल टॉलरेंस है। ठीक है, ऑप्शन सी भी यूनिलेटरल टॉलरेंस का एग्जाम्पल है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन ए में प्लस में भी टॉलरेंस है और माइनस दोनों में टॉलरेंस दी हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भाग के आयाम में उच्चतर सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं, क्लियरेंस कहते हैं, फिट कहते हैं या टॉलरेंस। तो देखो हमें यहाँ पे अलाउंस पता होना चाहिए कि अलाउंस क्या कहते हैं। ठीक है, दो फिट होने वाले पार्ट के बीच में जो हम जानबूझकर अंतर रखते हैं, जानबूझ के गैप रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं। ओके, और इसके बाद हम क्लियरेंस। ठीक है, तो जो हम गैप देते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
क्लीवेज। और फिट किसे कहते हैं? दो पार्ट के आपसी संबंध को हम क्या कहते हैं? आप दो फिटेड होने वाले पार्ट के आपसी संबंध को हम क्या कहते हैं? फिट कहते हैं, ठीक है। और टॉलरेंस किसे कहते हैं? हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा बराबर, अगर हमें थीटा बराबर 45 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो, हमें साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है, प्लस इसकी भी 1/√2 होती है। इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, इसका भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा, जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना? 1/1 यानी 2/2, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 1। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार के दौरान भिगोने की प्रक्रिया है, यानी द प्रोसेस ऑफ सोकिंग ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट इज, ठीक है। पहला ऑप्शन है एक निर्धारित अवधि के लिए स्टील को समान तापमान पर रखने के लिए। सेकंड है पानी छिड़क कर स्टील को बुझाने के लिए। थर्ड है स्थिर हवा में स्टील को कमरे के तापमान पर लाने के लिए ठंडा करना। और फोर्थ ऑप्शन है निम्न कार्बन स्टील के बाह्य सतह को कठोर बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमारा 47 नंबर का राइट आंसर का हमारा क्या होगा? एक निर्धारित अवधि के लिए स्टील को समान तापमान पर बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांस्य मिश्र धातु है, कॉपर और दूसरी मिश्र, उसमें क्या होता है? लेड होता है, क्रोमियम होता है, जिंक होता है, टिन होता है। तो कांस्य में क्या होता है, ठीक है। ब्रोंज में क्या होता है? कॉपर और टिन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यदि हमारा ब्रॉस पूछता है तो ब्रॉस में क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का है। निम्न में से स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? इसमें क्रोमियम होता है, इसमें जंगरोधी गुण होता है, यह भंगुर होता है, यह वेल्ड किया जा सकता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में कौन सी मिश्र धातु के लिए सही नहीं है, ठीक है। क्या पूछा? नहीं है, ठीक है। तो देखो, पहला ऑप्शन है कि क्रोमियम होता है, बिल्कुल सही है, होता है, इसमें क्रोमियम होता है। जंगरोधी गुण होता है, सही है, ठीक है। और फोर्थ है इसे वेल्ड किया जा सकता है, ये भी सही है। और थर्ड है यह भंगुर होता है, ठीक है। तो ये भंगुर नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सामग्री के अपघर्षक प्रतिरोध की क्षमता को हम क्या कहते हैं? हार्डनेस कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं, या स्टबनेस कहते हैं। अपघर्षक के प्रतिरोध का गुण को हमें बताना है कि क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्डनेस कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु तत्व है? क्रोमियम जिंक का होता है, क्रोमियम निकेल का होता है, क्रोमियम और कॉपर का होता है, क्रोमियम और टंगस्टन का होता है। तो स्टेनलेस स्टील किससे मिलके बना होता है? क्रोमियम प्लस निकेल से मिलके बना होता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है किसमें उच्चतम सघनता होती है? ठीक है, विच वन इज हैविंग ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी? एल्यूमिनियम, सेकंड है टाइटेनियम, थर्ड है कॉपर और फोर्थ है गोल्ड। तो देखो एल्यूमिनियम की तो 2.7 होती है, कॉपर की हमारी कितनी होती है? 8.81 होती है, ठीक है, और गोल्ड की हमारी 19.6 करके होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, 52 का क्या होगा? डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ढलवे लोहे में कार्बन की परसेंटेज क्या होती है? ठीक है, तो
ढलवे लोहे में 4 से 6 होती है, 2 से 4 होती है, 0.5 से 1.5 होती है, या 0.05 से 0.5 होती है। तो हम ढलवे लोहे में कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है? 2 से 4%। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से ढलवे लोहे के लिए सही है। यह अच्छा जंगरोधी होता है। सेकंड है, कटिंग टूल सामग्री के रूप में बहुतायत में प्रयुक्त होता है। थर्ड है, लेथ बेड के निर्माण के लिए प्रयोग होता है। और फोर्थ है, गाड़ियों के ढांचे के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है। तो कास्ट आयरन का हम सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे करते हैं? ठीक है, लेथ बेड के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर का है। एक पिंड में उपस्थित सामग्री की मात्रा को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं, वेट कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, या वैल्यू आयतन कहते हैं। ठीक है, तो देखो, एक पिंड में उपस्थित जितनी भी मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, यानी मास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व की परिभाषा। जड़त्व को हम किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, न्यूटन का सेकंड लॉ से, न्यूटन का थर्ड लॉ, और संवेग संरक्षण के नियम से। ठीक है, तो देखो, न्यूटन का हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ये होता है हमारा जड़त्व का लॉ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई विकृति को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल को हम क्या कहते हैं? ठीक है, डक्टिलिटी कहते हैं, क्षेत्रफल का प्रतिशत घटाव कहते हैं, या स्टबनेस कहते हैं, या हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। इसरो ने इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट को भी रिमूव कर दिया क्योंकि इसके ऑप्शन सही हैं। भार डालने पर एक धातु की विकृति में किस बिंदु में हुक का नियम? तो हुक का नियम इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर बता देता हूँ, इसरो ने तो इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, हुक का नियम किस पे लागू होता है? यील्ड पॉइंट पे, अल्टीमेट स्ट्रेस पे, और ब्रेकिंग पॉइंट पे, और इलास्टिक लिमिट पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आता है? इलास्टिक सीमा पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड के ऊपर 300 न्यूटन का बल क्रियान्वित है, बल की दिशा 10 मीटर की दूरी तक किया गया है, तो किए गए कार्य क्या होगा? ठीक है, तो देखो, कार्य बराबर क्या होता है? वर्क बराबर बल गुणित बल की दिशा में चली गई दूरी, यानी विस्थापन। ठीक है, तो कितना? 300 न्यूटन का बल इंटू 30, तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? 3000 जूल। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खालिस्तान के कारण एक पिस्तौल से चली गई अपने अक्ष को भेदती है। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, त्वरण, एक्सीलरेशन, और डी है केमिकल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ठीक है, पिस्तौल से निकली हुई गोली में कौन सी एनर्जी होती है? गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, या पावर कहते हैं? ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, यानी एनर्जी कहते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु के आयतन का फार्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई, यानी कि 22/7 इंटू आर, 3 इंटू 3 इंटू एच 10। ओके, 3 से 3 कट जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा? इसको जब हम 322 66/3, यानी कि 660/7, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा?
ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल के आएगा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, घर्षण बल हमेशा लगाए गए बल के विपरीत काम करता है। घर्षण बल संपर्क सतह के बीच सामान्य प्रतिक्रिया का परोक्ष रूप से अनुपातित है। घर्षणीय बल एक सक्रिय बल है। और फोर्थ है, संपर्क घर्षण के क्षेत्र और आकार से स्वतंत्र होता है और घर्षणीय बल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 64। ठीक है, संपर्क सतह के क्षेत्र और आकार से स्वतंत्र होता है घर्षण बल, यानी फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास आर में बराबर क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये हमारा यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है लोड बटे प्रयास। तो हमारा ये ठीक है, तो इसका आंसर सही नहीं दिया है ऑप्शन, तो इसलिए इस क्वेश्चन को क्या किया रिमूव कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल दाब का मापन क्या होता है। ठीक है, 66 नंबर का क्वेश्चन बताना है कि तरल दाब को हम किस में मापते हैं। पिटॉट ट्यूब से मापते हैं, मैनोमीटर से मापते हैं, हैग्रोमीटर से मापते हैं या लैक्टोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मैनोमीटर से मापते हैं, 66 का बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का, बॉल बेरिंग के अनुभव किया जाने वाले घर्षण को हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, स्थिर घर्षण कहते हैं, रोलिंग घर्षण कहते हैं या ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, बॉल बेरिंग में जो अनुभव किया जाने वाले घर्षण को हम क्या कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र स्थित है, शीर्ष पे होता है। सेकंड है, शीर्ष के 1/3 होता है, आधार से 2/3 होता है या आधार से 1/3 ऊंचाई पर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बेस से 1/3 ऊंचाई पर होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 69 नंबर का है, एक मोटर विश्राम अवस्था से 5 सेंटीमीटर ये दूरी तय करने पे इसका त्वरण बताना है। ठीक है, कि हमारा त्वरण क्या निकलेगा। ओके, ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा बराबर 45 है तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 45 है तो साइन 90 में वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस 90। साइन 90 बराबर क्या होता है 1 और कॉस 90 बराबर 0, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5y - 14 बराबर 18 + 3y। तो हम ये 3y को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये 18 में इसको हम ऐड करेंगे तो 28 और ये कितना हो जाएगा 32, तो y बराबर क्या आ जाएगा 16। ओके, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि गोले की त्रिज्या r है तो उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, 72 नंबर का क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा फार्मूला होता है a² b² बराबर क्या होता है 5। ठीक है, तो हमें ए बी की वैल्यू दी है कितनी 2, तो जबकि a² b, तो हमारी a + b की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल जाएगी कितनी आ जाएगी 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग असेंबल को नगण्य मानकर एक 100 × 120 सेंटीमीटर की धातु को 10 सेंटीमीटर वाले टुकड़े से काटे जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, 100 × 120/10 × 10। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो राइट आंसर क्या होगा 120। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी।